स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है भैया? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स होता है। इसमें ये जो ए है इसे आप बेस बोलेंगे, जो एक्स है उसे आप इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है, ये तो बेस के बारे में इंफॉर्मेशन है कि भैया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होगा ना वो पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा और वन भी नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव होगा और वन भी नहीं होगा। ये है इसका इनपुट, मतलब डोमेन। तो डोमेन है वो क्या हो सकता है भैया? वो पूरा का पूरा रियल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पुट कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि भैया ऐसा क्यों है, सर नेगेटिव पुट किया तो क्या प्रॉब्लम है? हमने 9th क्लास में तो पढ़े थे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। 9th में तो आप लोगों ने पढ़े थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, कि 3, 4, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं समझा देता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि 9th में आपने रियल वैल्यूज ही पढ़ी थी केवल, ठीक है ना। यहाँ इमेजिनरी करके भी टर्म आता है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसको समझो एक बार। यहाँ पर क्या है माना ये फंक्शन f है, ये इनपुट होता है x जो कि रियल है, आप कुछ ही पुट कर सकते हैं। ये आउटपुट है fx, ठीक है, a टू द पावर x, ठीक है। अब मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि जो a है ना, मैं वैसे तो बोल रहा हूं कि पॉजिटिव और वन भी नहीं है, मैं एक बार मान रहा हूं कि नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है समझ तो लें। तो a की वैल्यू मान लो -2 हो गई, तो ये फंक्शन हो गया -2 की पावर x। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर यदि मैं x की जगह हाफ, क्योंकि पुट तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हाफ पुट कर रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? -2 की पावर हाफ। क्या आ गया? -2 की पावर हाफ। अब जबकि मैंने आपको डे 1 आपको बोला था फंक्शन के लेक्चर में कि आप जो अपन फंक्शन पढ़ेंगे वो रियल फंक्शन पढ़ेंगे। रियल फंक्शन क्या होता है? जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं? रियल के सबसेट होते हैं। अब यहां पर फंक्शन क्या कहता है कि मेरे हर इनपुट के लिए कोई ना कोई यूनिक आउटपुट होना कंपलसरी है, हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होना कंपलसरी है। बट यहाँ प्रॉब्लम है कि जब मैं हाफ पुट कर रहा हूं तो ये आउटपुट तो आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि ये इमेजिनरी है, तो इसमें तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें जो एफ एक्स है, इसमें जो आपको एफ एक्स मिलने वाला है वो भी रियल ही मिलेगा। तो -2 की पावर हाफ मतलब -2 का स्क्वायर रूट, वो तो इमेजिनरी वैल्यू होती है, तो हाफ के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं मिली अपने को। तो क्या हुआ? ये फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। मतलब फंक्शन क्या कहता है कि मेरे हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ हाफ के लिए कोई आउटपुट ही नहीं है, यदि मैं बेस को नेगेटिव ले रहा हूँ तो उस केस में क्या हुआ? ये फंक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, यदि मैं बेस को नेगेटिव लेता हूँ तो कुछ पॉइंट्स पर क्या होता है, जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना वो लूज कर जाती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, बेस को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, बेस को पॉजिटिव लेते हैं। मैंने बोला कुछ पॉइंट के लिए, जैसे 2 पुट करूंगा तो 2 के लिए तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? बट 2 के लिए तो आ रहा है, हाफ के लिए तो नहीं आ रहा ना। क्लियर? तो कहने का मतलब नेगेटिव बेस लेने पर कुछ पॉइंट्स पर वो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो लूज कर जाती है, इसलिए अपन इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो ये तो नेगेटिव का रीजन हो गया। अब 1 और 0 का रीजन देख लो कि 1 और 0 क्यों नहीं लेते। तो देखो, पहले तो ये उसके लिए यदि आप 12th के या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तब तो आपको मेरा ये वाला जो बोलने वाला हूँ कि ये 1 और 0 क्यों समझ में आएगा। यदि आप 11th के इनिशियल स्टेज पर हैं, स्टार्टिंग में, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अभी के लिए तो आप इसको याद रखो, जब आप 12th में चले जाएं या फिर आप इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा जो भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहने का मतलब 0 या 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका रीजन है कि जो ये a टू द पावर x है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन जो कि 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, उसको इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी चैप्टर में, लास्ट में पढ़ाऊंगा फंक्शंस के अंदर। तो देखो, यदि मैंने बोला a की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन हो गया 1 की पावर x। अब आप इनपुट कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, हाफ डालो, कुछ भी डालो, सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आने वाली है। तो ये क्या हो गया? मैनी टू 1 फंक्शन तो है, बट कौन सा है? मैनी टू 1। तो इस केस में ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, जबकि मैं कह रहा हूं कि a टू द पावर x क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसका इन्वर्स क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है, इसलिए 1 नहीं होगा। सेम केस 0 में है। यदि मैंने बेस 0 ले लिया तो इसका आंसर क्या आएगा? आप x कुछ भी डालो, 0 का पावर कुछ भी, आंसर कितना आने वाला है? 0। उस केस में भी क्या हो गया? ये मैनी टू 1। तो ये मैनी टू 1 हो गया, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो 0 और 1 क्यों नहीं लेते? क्योंकि a टू द पावर x मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल फंक्शन जो होता है वो होता है जो कि 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। और 0 या 1 लेने पर इसकी जो 1 1 वाला जो केस है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको अपन 0 या 1 भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारा एक प्रॉब्लम है कि इसका जो बेस है
वो नेगेटिव भी नहीं होता, जीरो नहीं होता और वन नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने तीनों चीज समझा दी। नेगेटिव होने पर फंक्शन की डेफिनेशन लूज कर जाएगी, जीरो और वन होने पर वो वन वन नहीं होगा, इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा और वन भी नहीं होगा। और एक्स आप कुछ ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां पर डोमेन तो हो गया रियल, रेंज की बात कर लें, ठीक है। रेंज तो यहाँ फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, ठीक है, ए टू द पावर एक्स। अब 100% जब बेस पॉजिटिव है ना भैया, अब उसकी पावर आप कुछ भी लगाओ। बेस यदि पॉजिटिव है उसकी पावर आप क्या लगा सकते हो, एक्स क्या है, रियल है, या तो आप कुछ पॉजिटिव लगाओगे या फिर बेस की पावर जीरो लगाओगे या फिर कोई वैल्यू नेगेटिव लगाओगे, ठीक है। तीन ही केस पॉसिबल है, तीन ही रियल वैल्यूज है, पॉजिटिव, जीरो या नेगेटिव। पॉजिटिव डालेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव, 2 का पावर जीरो डालेंगे तो आंसर 1 मतलब पॉजिटिव, और 2 की पावर नेगेटिव डालेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव। मान लो मैंने -3 किया तो 1/2 क्यूब मतलब 1/8 आ तो पॉजिटिव ही रहा है। कहने का मतलब जो रेंज होगा ना वो जीरो से इन्फिनिटी होगा, जीरो नहीं होगा बट हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा। क्लियर, ये इसका रेंज होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। क्लियर, आप क्या भी जनरली है ना बहुत बार ऐसा पढ़ोगे e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। तो e के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट तो ये कि जो e का वैल्यू होता है ना वो 2 से 3 के बीच में होता है। अपन अपनी कैलकुलेशन के लिए e का वैल्यू 2.71 अप्रोक्स ले लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्स यही लेते हैं। एंड इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये होता है e टू दी पावर x, e का वैल्यू कुछ भी डालो, बट यदि आपने e रखा, e का वैल्यू 2 से 3 होता है और e की वैल्यू जो अपन लेते हैं अप्रोक्स वो 2.71 लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर, ये होता है। और e जो होता है भैया इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं एक बार, ठीक है। ग्राफ देखें, देखो उसमें दो केस हो गए कि जो a है ना वो 0 से ग्रेटर है और 1 नहीं है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो ये कि a का वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस, और एक हो गया 1 से ग्रेटर, ठीक है। ये दो हैं। तो बेस या तो 1 से छोटा है और पॉजिटिव है या फिर बेस 1 से बड़ा है। तो एक ग्राफ तो ऐसा बनता है इसका, ये ग्राफ बनेगा यदि a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है, a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और एक ग्राफ बनेगा इसका यूं, यदि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। यदि आपका जो बेस है ना वो 1 से ग्रेटर है तो ये येलो वाला ग्राफ ड्रॉ होगा, और यदि बेस आपका 0 से 1 है मतलब 1 से छोटा है तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ होगा जो रेड कलर में, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना ये तो इन्फाइनाइट्स पे चलता रहता है, और ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को बिल्कुल पास होता चला जाएगा, टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं कर रहा है, ये पास होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस है ना वो इस ग्राफ के लिए क्या है, एसमटॉट्स है। क्या है, एसमटॉट्स। एसमटॉट्स का मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, अभी के लिए आप समझो एसमटॉट्स क्या होता है भाई। एक स्ट्रेट लाइन है कि जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन के मतलब इस एक्स एक्सिस के धीरे धीरे पास तो आ रहा है बट टच नहीं कर रहा, ठीक है ना। धीरे धीरे इसकी जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कम होती जा रही है बट इसको टच नहीं कर रहा, वो इन्फाइनाइट में कहीं जाके इस तरह से टच करेगा, ठीक है, यूँ मान लो आप। तो इसे क्या बोलते हैं, एसमटॉट्स बोलते हैं। क्लियर, तो एक्स एक्सिस क्या है इसकी, एसमटॉट्स। ये जो पॉइंट है ना ये है 1, ये 1 क्यों है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के इस पॉइंट पर एक्स मतलब वाई एक्सिस पर तो एक्स हमेशा 0 होता है। तो एक्स का वैल्यू मैं 0 पुट करूं यहाँ पर तो किसी भी बेस पर यदि पावर में 0 चढ़ाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 1, इसलिए वाई का वैल्यू कितना है, 1 है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में 2-3 चीज़ें मेरे को समझानी है तो वो समझो आप एक बार। फर्स्ट तो ये कि यदि बेस 1 से ग्रेटर है, बेस यदि 1 से ग्रेटर है तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन आपको पढ़ाया था और बताया था कि यदि इनपुट जैसे जैसे आप इनपुट को इंक्रीज करो वैसे वैसे आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इस येलो वाले ग्राफ को देखो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, x की सबसे छोटी वैल्यू इधर है और सबसे बड़ी वैल्यू राइट में है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो देखो वैसे वैसे ये fx मतलब आउटपुट की वैल्यू बढ़ती चल जा रही है। कि जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ गई, 2 पुट किया तो उससे करस्पॉन्डिंग और बड़ी वैल्यू आ गई, छोटे के करस्पॉन्डिंग छोटी वैल्यू आ गई, बड़े के करस्पॉन्डिंग बड़ी वैल्यू आ गई।
इनपुट एक्स एक्सिस पर देखते हैं, आउटपुट वाई एक्सिस पर देखते हैं। देखने का तरीका क्या होता है, इनपुट से ग्राफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और फिर जहां पर वो कट करेगा वहां से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो यहाँ 1 से मैंने एक परपेंडिकुलर इधर आ गया और यहाँ से ये ड्रॉ किया तो ये इधर आ गया। तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये वाला आया, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये वाला आया। तो देखो इनपुट छोटा था तो आउटपुट भी छोटा था, इनपुट बड़ा किया तो आउटपुट भी बड़ा हो गया। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब है कि यदि ए बेस जो है यदि 1 से ग्रेटर है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। बट यदि बेस 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, मतलब 0 से 1 के बीच में है बेस, तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों है, आप यहाँ देख लो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपन, जैसे x की वैल्यू मान लो यहाँ -2 है, इधर -1 है, तो जैसे बढ़ा रहे हैं, छोटी वैल्यू पुट की x की तो मुझे ये वैल्यू मिला आउटपुट, और बड़ी वैल्यू पुट की क्योंकि माइनस में तो इधर बढ़ रही है ना वैल्यू, बड़ी वैल्यू पुट करेंगे रेड वाले ग्राफ पे तो देखो ये वैल्यू और छोटी मिली। मतलब छोटी वैल्यू पुट की तो मुझे ये मिला और बड़ी वैल्यू पुट की तो और आउटपुट जो था। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने इनपुट को बढ़ाया ना वैसे आउटपुट क्या होगा, घट गया। तो जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज करे वैसे वैसे आउटपुट डिक्रीज हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? आया समझ में? और दूसरा मैंने आपको ये बोला था कि इसका डोमेन क्या होता है, रियल। तो दोनों ग्राफ देख लो, डोमेन देखने का तरीका क्या होता है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ से प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे, मतलब ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखें तो पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, चाहे ये रेड वाला चाहे येलो वाला। तो क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, रियल हो गया। ये रहा रेंज। रेंज क्या होता है कि ग्राफ का जो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो पूरी पॉजिटिव एक्सिस कवर हो रही है बट जीरो कवर नहीं होगा क्योंकि जीरो तो इसको टच ही नहीं करेगा। तो ये ग्राफ धीरे 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 पास आता चला जाएगा बट टच नहीं करेगा। ठीक है, तो जीरो तो कभी नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, जीरो से ग्रेटर। और रेंज मैंने आपको बताया था कि इसका रेंज क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चाहे बेस 1 से छोटा है चाहे बेस 1 से बड़ा है, रेंज हमेशा इसका पॉजिटिव ही आना है। क्लियर? चलिए, तो ये एक्सपोनेंशियल का एक बेसिक्स थे जो मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब इसके ये कुछ बेसिक्स हैं वो आपको याद रखना है क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट है कि यदि ax इज इक्वल्स टू a टू द पावर y दिया हुआ है तो दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो a 1 है या फिर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है। सेकंड है ax इज इक्वल्स टू bx, मतलब a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b टू द पावर x दिया हुआ है, पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो दो ही केस में पॉसिबल है, या तो इसकी पावर ही जीरो है या फिर दोनों का जो बेस है a और b उसकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये तो इक्वलिटी के क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, याद रखो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इक्वलिटी वाला। ठीक है, इसको समझो आप एक बार, इसको ऐसे समझो, मैंने बोला कि x1 इज ग्रेटर देन ऑफ x2। यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है और हर जगह यूज आता है, इसको अच्छे से समझ लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें भी यूज आएगा, बहुत जगह यूज आता है। ठीक है ना, तो अच्छे समझो एक बार कि x1 बड़ा है x2 से, ये दोनों इनपुट है। ठीक है, मैंने इनको एक फंक्शन में पुट किया जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे मैंने मान लो यही मान लिया, क्योंकि 2 टू द पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस यदि 1 से ग्रेटर है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये पढ़ाया था मैंने। यदि बेस 1 से बड़ा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने ये इनपुट था x1 बड़ा है x2 से, ये मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन में पुट किया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये कहता है कि जब पुट करोगे ना भैया इनपुट, तो बड़े वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो बड़ा ही होगा और छोटे वाले के करस्पॉन्डिंग छोटा होगा। छोटे बड़े से मतलब यहाँ पर दो इनपुट थे तो ये से यदि ग्रेटर है तो इनका जो आउटपुट आएगा तो बड़े वाले इनपुट के लिए ग्रेटर आएगा, छोटे वाले के लिए छोटा ही आएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा। अब क्या होता है, इसका ये भी होगा, ये भी कॉन्सेप्ट समझो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टू द पावर x1 ग्रेटर देन 2 टू द पावर x2 दिया हुआ है। मान लो मेरे पास एक यही क्वेश्चन होता, सिंपल यही क्वेश्चन होता कि 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर 3, मैं कहता सॉल्व करो, तो आप क्या करते, सर 2 सेम हटा दो तो ये x इज ग्रेटर देन 3 हो गया। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वही समझा रहा हूँ कि कैसे हटता है ये। हमेशा थोड़ी ना ऐसे डायरेक्ट हटा दोगे आप इनइक्वलिटीज में, नहीं, इक्वलिटी में तो ऐसा कर दोगे बट इनइक्वेशन में डायरेक्ट नहीं हटता, उसका भी कॉन्सेप्ट है कैसे हटेगा। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है दोनों सेम है, ये कौन सा है भैया, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप बोलोगे सर ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि बेस 2 है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो 100% इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो क्या है, आप इसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या होगा, यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो आउटपुट बड़ा था उसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो भी 100% बड़ा ही होना चाहिए। मतलब इनइक्वालिटी का जो साइन है ना वो चेंज नहीं होगा। देखो ये 2 से 2 हटा दिया, मतलब मैंने बेस हटा दिया, पावर को क्या किया कि जो एक्सपोनेंट है बड़े वाले का बड़ा, छोटे वाले का छोटा है। क्लियर है? ठीक है भाई। इसी केस को अब ऐसे समझो कि मान लो कि ये क्या होता, अब डिक्रीजिंग हो जाता। मान लो ये होता हाफ की पावर एक्स, ये फंक्शन होता। अब ये क्या है, इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब क्या होगा कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहता है कि जो इनपुट होगा, दो इनपुट पुट किए मैंने x1 और x2, तो बड़े वाले इनपुट का जो आउटपुट आएगा वो छोटा आएगा दूसरे वाले से, तो ये आएगा। तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज। देखो x1 बड़ा था x2 से, तो यहां पे क्या हो, एक सेकेंड, यहां पे क्या हो गया, हाफ x1 और ये हाफ x2। तो जो बड़ा वाला इनपुट था ना उसे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो छोटा आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन यही तो होता है कि जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट की वैल्यू घटेगी। तो बड़े वाले इनपुट के लिए छोटा आउटपुट और छोटे वाले इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट आ गया। ठीक है, चलो अब क्या होगा, मान लो मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दे देता कि सब ये है और इस तरह से है, बताओ क्या होगा। तब इस केस में भी आप क्या करोगे, यदि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे कि सर बेस से में हटा दो और ये x लेस देन 3 कर दो। नहीं, ये गलत हो गया। इस केस में क्या होगा, यदि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि बेस यदि हाफ 1 से छोटा है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं हाफ से हाफ को हटा तो सकता हूँ, ये काटना मत, हट गया मतलब यूँ मान लो आप, तो ठीक है ना। कैसे हटेगा बाद में समझाऊंगा। ये हट गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x1 x2 में रिलेशन आएगा ना वो ये आएगा, बट ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का एक आउटपुट ये है, एक आउटपुट ये है, तो ये मुझे समझ में, डिक्रीजिंग फंक्शन है मुझे अच्छे से पता होता है कि जो आउटपुट बड़ा है ना उसका इनपुट 100% छोटा होगा। तो ये आउटपुट बड़ा है तो इसका इनपुट छोटा है, और ये छोटा है तो इसका इनपुट बड़ा है। इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पर ये मुझे पता है कि हाफ टू द पावर x और हाफ टू द पावर जो भी है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो मैं इसको हटा तो सकता हूँ इनिक्वालिटी में से, लेकिन क्या होगा, ये जो इनिक्वेशन का साइन है ना ये चेंज हो जाएगा भैया। बस इंक्रीजिंग होता तो एज इट इज रहता, कोई चेंज नहीं करते। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं एक बार, इसको समझें। यहां पर दिया हुआ है a टू द पावर x, a टू द पावर x। एक बार मैं और समझा दूं कि f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f(x2) लिखा हुआ है। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो फंक्शन f है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f से f को यदि मैं हटाता हूं तो क्या आएगा, x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, क्योंकि f क्या है यहाँ पर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होता है, जो आउटपुट, दो आउटपुट आए तो जो बड़ा वाला आउटपुट है उसका करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होगा वो छोटा आएगा, और छोटा जो आउटपुट था उससे करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो बड़ा आएगा, मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इस केस में यूँ कहता, यहाँ पर f क्या है, डिक्रीजिंग, इस केस के लिए मैं कहता कि जो फंक्शन f है वो इंक्रीजिंग है, तो क्या होता, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और x1 ग्रेटर देन x2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अब इसको समझो, यहां पर कह रहा है कि ax इज ग्रेटर देन ay। ठीक है, कि जो a टू द पावर x है ना वो ay से ग्रेटर या इक्वल है। फिर है केस फर्स्ट कि a इज ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में फंक्शन क्या होता है भैया, इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। अब यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसमें क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट है वो एज इट इज रहेंगे और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा। देखो ये रहा, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है। सेकंड केस है a का वैल्यू 0 से 1, तो यदि a का वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 है, तो इस केस में फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग हो गया तो a से a को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो साइन है ना इनइक्वालिटी का, ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो ग्रेटर देन था तो क्या हो गया, लेस देन हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। क्लियर? वैसे बहुत ईजी है और अपन समझदार हैं, अपन ने मैथ्स लिए तो डेफिनेटली तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी पर बेस्ड, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 टू द पावर x 6 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x। ठीक है भैया, देखो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बेस सेम बना लो, बन जाए तो, बट इस केस में क्या बेस सेम नहीं बनेगा, तो इसको करने का तरीका ये है
कि मैं इसको 4 टू द पावर x से डिवाइड कर दूं, तो कर सकते हैं, क्योंकि 4 टू द पावर x कभी जीरो तो होगा नहीं, 4 टू दी पावर एक्स कभी जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि 4 टू दी पावर एक्स क्या है भैया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और मैंने अभी पढ़ाया आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता है। यदि जीरो होता तो फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, जीरो से डिवाइड कैसे करोगे, वो तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो मुझे अच्छे से पता है कि 4 टू दी पावर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो 10th क्लास तक तो आपने जैसा चाहा वैसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, सब चलता था, बट 11th 12th में थोड़ा डोमेन का कॉन्सेप्ट आता, तो वहां डिवाइड ऐसा नहीं कि अपन ने आंख बंद करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ थोड़ी रिस्क है। तो फिर मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, और आंसर इसका 2 आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर 2 आ रहा है। तो सीधा सीधा मुझे पता है, हिट एंड ट्रायल से मैं कर सकता हूँ कि एक्स का वैल्यू यदि मैं जीरो पुट करता हूँ तो समथिंग पावर जीरो, 1, 1 + 1 2, दैट्स व्हाई योर आंसर इज जीरो। सीधा मैंने इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2/5 टू दी पावर 6 - 5x अपॉन 2 + 5x इज लेस देन 25/4। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपसे कहा कि इसके एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे फर्स्ट मेथड है कि बेस सेम बना लो। तो देखो इसका बेस 2/5 है, तो ये 25/5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट यहाँ तो 2/5 है, तो मैं इसको लिख सकता था 2/5 का होल पावर मतलब -2 लिख सकता हूँ। क्योंकि बेस का यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या होता है, साइन चेंज होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो 25/4 है ना, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2/5 होल पावर -2। देखो बेस सेम हो गया, अब बेस सेम हो गया, अब क्या करें, अब इसका जो बेस है ना भाई, देखो अब क्या होगा, आप क्या करोगे, यदि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नॉलेज नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, 2/5 से 2/5 को हटा दो और बोले सर ये इसको ऐसे लिख दो, आप तो कोई समस्या नहीं है, बोला सर चल रहा है। अरे भैया चलेगा नहीं भाई, ऐसे कर दोगे, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, इसको देखना पड़ेगा। इसका जो बेस है वो क्या है, 1 से लेस है 2/5। यदि बेस 1 से लेस है तो ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या कहता है कि आप 2/5 से 2/5 को हटा तो सकते हो, बट ये साइन क्या होगा भैया, चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का, तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, अभी पढ़ाया मैंने आपको। अब क्या होगा, तो शिफ्ट कर लो, सॉल्व करने, अब तो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है। यदि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर्स डले हुए हैं, आप यूट्यूब पर आप चेक करो उन्हें ना। वेट, ठीक है, -2 को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करके एलसीएम वगैरह लिया, ये आ गया। फाइनली मेरे पास आएगा 5x, तो मैं सोल्व करूंगा तो आएगा x + 2 ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो आप इजीली कर सकते हो उसको डिवाइड, और ये आ जाएगा 5x + 2। मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 5 किया, तो ये हट जाएगा और 0.5 जीरो होता है, ठीक है। इतना करने के बाद नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैंने क्या बोला था कि जो x की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट पावर है, उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको नंबर लाइन पे -2 और -2/5, तो -2 इधर आएगा, -2/5 इधर आएगा, ये प्लस माइनस और प्लस आएगा। ये कह रहा है एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए पॉजिटिव होगा, तो वो किसके लिए होगा, इसके लिए और इसके लिए। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, -∞ से -2 यूनियन -2/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। आया, आपको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था इसके बाद वाला स्टेप, कि पहले आप क्या करोगे, बेस हटाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता नहीं है, तो क्या करोगे, तो 5x + 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या आ जाएगा।
अब बेस पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस टू इंटू 5x+2 इज ग्रेटर देन 0, बट x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, -2/5, ठीक है। तो जो आपका आंसर आ रहा है उसमें -2/5 है क्या, इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। दैट मीन्स यही आपका फाइनल आंसर होगा। इनइक्वलिटी था यहाँ तो पूरा पूरा, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज cos A पावर 1/x-4 लेस देन इक्वल्स टू cos A होल पावर -x/x+2। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है अभी, सबसे पहले तो देखो cos A और cos A बेस सेम है तो बेस को हटा सकते हैं, ठीक है। बट बेस को हटाने का तरीका क्या है, पहले चेक करना पड़ेगा कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये कौन सा है, ठीक है। तो मुझे ये अच्छे से पता है और आपको भी पता होगा कि जो cos A है ना उसका वैल्यू क्या होता है भैया, -1 से 1 के बीच में होता है। क्या होता है, -1 से ग्रेटर और 1 या 1 से लेस होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो cos की वैल्यू, भाई नेगेटिव तो मैं लूंगा ही नहीं, 1 में लूंगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट मैं तो कह रहा हूं कि A की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, और 1 भी नहीं होगी। तो मुझे नेगेटिव से मतलब नहीं है, 1 से मतलब नहीं है, मतलब cos A का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, मतलब 1 से लेस है। तो ये क्या हुआ, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो आप क्या कर सकते हो, cos A को रिमूव तो कर सकते हो, बट यहाँ से साइन क्या होगा, इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। इजी अप्रोच है करने की, बिल्कुल। इनइक्वलिटी का साइन क्या किया मैंने, इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि cos A क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, -1 से 1 आना है, तो वैल्यू जो है, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से 1 है, और 0 से 1 है तो ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। cos A डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, वो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग cos कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इधर ले आए, लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, एक एलसीएम, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा x² - 3x + 2 अपॉन x+2 x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब क्या करें, इसका फैक्टर कर लें, ये फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएगा x - 1 इंटू x - 2 अपॉन x+2 x - 4 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर को 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कहा था इनइक्वलिटी में नहीं होता, उसका प्रोसेस क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये आएगा आपके पास x+2 इंटू x - 4 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, और अपॉन में आएगा x+2 होल स्क्वायर इंटू x - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा भाई, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है मुझे पता लग गया कि पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट वेट, जो x की वैल्यू है वो आपका -2 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे ले लेंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 1 2 -2 एंड 4, तो -2 इधर आएगा आपका वैल्यू, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा एंड 4 इधर आएगा। राइट में हमेशा प्लस माइनस एंड प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की वो वैल्यूज जिनको इसमें सब्सटीट्यूट करने पर ये 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यूज दें, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ आएगी भैया, -∞ से -2,
और इक्वल का साइन है, यहां पर इक्वल का साइन है, दैट्स वाई क्लोज इंटरवल, एंड 1 से 2 एंड 4 से इंफिनिटी। ये आंसर आ गया। बट लिखा हुआ है कि x का वैल्यू -2 और 4 नहीं हो सकता, तो जहां जहां पर -2 और 4 है, यदि आपके आंसर में वो है तो उसको वहां से रिमूव कर दो, हटा दो। तो देखो -2 पर क्लोज इंटरवल था, तो आप क्या करो, इसको ओपन कर दो एक तो, और 4 पे भी क्लोज था तो इसको भी ओपन कर दो। तो ये आपका आंसर है कि x का वैल्यू क्या होगा, -∞ से -2 ओपन, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से 2, यूनियन ओपन इंटरवल 4 से इंफिनिटी। ये x की वो वैल्यूज हैं। क्लियर? आया समझ में? ठीक है।